राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन होता है H+1, यानी यदि ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, रिलीज कर देता है, तो ये बन जाएगा क्या, H+1 भाई। तो ये जो H+1 है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी को आप क्या बोलते हैं बताएं? इसी को आप प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन होता है भाई H+1। प्रोटॉन क्या होता है? H+1। ठीक है, और इसी तरीके से बीटा जो पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल क्या होता है भाई? बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? अल्फा पार्टिकल होता है He+2, यानी हीलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो आप उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है भाई, तो ये आपको 3 चीज़ें बता दी मैंने कि प्रोटॉन क्या होता है H+1, अल्फा पार्टिकल क्या होता है He+2, और बीटा पार्टिकल क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इनकी चार्ज मास आपको सबके पता है। तो ये हो गया आपके पास प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। देखो भाई, इनकी जो पेनेट्रेशन पावर है, वो पेनेट्रेशन पावर का मतलब है किसी चीज़ को भेद करके पार निकलने की कैपेसिटी। इनकी जो पेनेट्रेशन पावर वह है, वो इनके द्रव्यमान के साथ उल्टा संबंध रखती है। पेनेट्रेशन पावर, ठीक है भाई। तो जो पेनेट्रेशन पावर है, किसी चीज़ को भेदी और बाहर निकल गई, वो पेनेट्रेशन पावर बोलेंगे अपन इसको। तो ये जो पेनेट्रेशन पावर है, ये मास के साथ उल्टा संबंध रखती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन का 0.0054, 1.007, 1.008, मास 4। तो देखो भाई, मास क्या होता जा रहा हो, बढ़ता जा रहा है ना। मास अगर बढ़ता जाएगा तो पेनेट्रेशन पावर भी बढ़ती जाएगी। पेनेट्रेशन पावर का मीन्स होता है किसी चीज को भेदने की क्षमता, भेदन क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो अगर मास इंक्रीज होता जा रहा है तो पेनेट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई, ये होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मास इंक्रीज, पेनेट्रेशन पावर डिक्रीज होती जाएगी भाई। सर क्या हो रहा है यार, खोपड़ी काम नहीं करती साड़ी। एक किसी चीज को पार निकलने की जो कैपेसिटी है, उसको आप पेनेट्रेशन पावर बोलते हैं। और ये जो पेनेट्रेशन पावर है, इसका मास के साथ उल्टा संबंध होता है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पेनेट्रेशन पावर किसी को भेदने की कैपेसिटी, पार निकलने की कैपेसिटी, और वो मास के साथ उल्टा संबंध रखती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का 0.0054, 1.007, 1.008 और इसका 4 बना देते। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैं। इनका
मास देखो इंक्रीज होता जा रहा है, मास इंक्रीज होगा तो इनकी जो पेनेट्रेशन पावर है वो पेनेट्रेशन पावर डिक्रीज होती जाएगी, भेदन क्षमता घटती जाएगी। तो ध्यान दें, इनका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है और इनकी जो भेदन क्षमता है वो घटती जा रही है। तो ये रिलेशन हो गया द्रव्यमान के बीच और पेनेट्रेशन पावर के बीच। दूसरा, इन सभी का मैं E/m रेशियो बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब का मैं पहले बताता हूं आपको क्या चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1, प्रोटॉन पे 1, इस पे 0, इस पे 2। फिर मैं बता रहा हूं इनका मास, क्योंकि अपन E/m निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1837, वो तो 0.00054 लिखा था, वो ऐसे आएगा भाई, 1/1837 का भाग दे तो आ जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक एक ले लेते हैं अपन, 1.007, 1.008 को मैं सापेक्षिक एक एक ले रहा हूँ, और इसका होता है 4। अब आप निकालें क्या, E/m 1/1837, 1/1, 0/1, 2/4, यहाँ आ जाएगा 1837, 1, 0.5। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया भाई, E/m। सबसे ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का, सबसे कम न्यूट्रॉन का। ये हो गया E/m। कैटायन कैसे बनेगा, एनायन कैसे बनेगा। सोडियम है Na+1+ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कैटायन बन जाता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एनायन बनता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैटायन बनेंगे, ग्रहण करने के बाद एनायन बनेगा। तो ये मैंने बता दिया कि एनायन कैसे बनेगा, कैटायन कैसे बनेगा। अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। हेनरी बेकुरल, ये जो हेनरी बेकुरल है भाई, ये हेनरी बेकुरल काम कर रहा था पोटेशियम, यूरेनियम सल्फेट पर। तो हेनरी जो बेकुरल है वो हेनरी बेकुरल पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट पे काम कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और इस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट पर काम करने के दौरान उसने ये देखा कि ये जो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देता है, और फोटोग्राफिक प्लेट इसके पास अगर रखी हुई हो तो ब्लैक रंग की हो जाती है। तो हेनरी बेकुरल ने यह देखा कि पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट एक पदार्थ था, उसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर दिया। तो इससे अंदाजा ये लगाया हेनरी बेकुरल ने कि ये जो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट है, इस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट से कुछ विकिरणें निकली होंगी, रेडिएशन निकली होंगी, जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर दिया। फिर उसने बताया कि इससे 3 रेडिएशन निकलती हैं। जो रेडिएशन निकलती हैं वो 3 टाइप की रेडिएशन निकलती हैं। कौन कौन सी भाई, अल्फा रेडिएशन, दूसरी बीटा रेडिएशन, तीसरी
गामा रेडिएशन। तो अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप की रेडिएशन इससे निकलती हैं। ठीक है। अब जिन पदार्थों से ये रेडिएशन निकलती हैं उन पदार्थों को आप रेडियो एक्टिव बोलेंगे, और ये जो रेडिएशन निकालने की टेंडेंसी है इसको आप रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। तो एक तो रेडियो एक्टिव हो गया, एक रेडियो एक्टिविटी हो गया। ठीक है भाई। तो ये जो विकिरण निकलती हैं इसलिए इन पदार्थों को बोला गया रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। और इनसे जो रे निकलती हैं उनको कहा गया रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है। और इस प्रॉपर्टीज को कहा गया रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन निकालते हैं उनको रेडियो एक्टिव अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशन अगर निकाले तो उसको आप नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे भाई, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और अगर मान लीजिए अपन उस पर किसी चीज की बमबारी करें और उसके बाद में वो अल्फा बीटा गामा निकालें, उसको आप बोलेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी 2 प्रकार की हो गई, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हो गई और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सही है कि नहीं बिट्टू? 2 प्रकार की रेडियो एक्टिविटी होती है, एक नेचुरल और एक रेडियो एक्टिविटी। कौन सी? आर्टिफिशियल। तो 3 प्रकार की रेडिएशन निकलती हैं। उन 3 प्रकार की रेडिएशनों की बात कर रहा हूं। देखो यहां ये एक चैम्बर है ताकि इधर रेडिएशन नहीं निकले, और यहां आपने ये रख दिया कौन? रेडियो एक्टिव मटेरियल। इससे रेडिएशन निकली, एक रेडिएशन तो भैया सीधी निकल गई, किसी की तरफ नहीं मुड़ी, उसको नाम दे दिया गामा रेडिएशन कि भैया इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये चार्जलेस थी क्योंकि इधर उसने प्लेट रखी थी, बाहर देख कौन है, रेडिएशन इधर चली गई प्लस प्लेट की तरफ, इसका मतलब रेडिएशन पे माइनस चार्ज था, बीटा रेडिएशन। दे दे उसको, ले जाएंगे, कर लेना अपना आप चेक। तो ये आपके पास अल्फा रेडिएशन है, ये बीटा रेडिएशन है और ये गामा रेडिएशन है। 3 प्रकार की रेडिएशन निकल गई, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है भाई। देखो अल्फा रेडिएशन जा रही है माइनस प्लेट की तरफ, इन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। गामा रेडिएशन किसी प्लेट की तरफ नहीं हुई, चार्जलेस। बीटा रेडिएशन प्लस प्लेट की तरफ जा रही है, इसका मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बराबर इनका मास होता है। ठीक है। और ये जो अल्फा रेडिएशन है, इन अल्फा रेडिएशन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मास इसका 4 mu होता ही है। तो अल्फा रेडिएशन का मास होता है 4 mu, चार्ज होता है पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव होता है? +2। तो अल्फा रेडिएशन पर +2 चार्ज होता है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, 4 mu इसका मास है। और जो बीटा रेडिएशन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन के बराबर, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने पढ़ लिया पहले ही,
मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई। बीटा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन ही होती हैं, तो इसका मतलब उस पर चार्ज, उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से 3 रेडिएशन आपके पास निकलती हैं। सबसे ज्यादा 4 AMU मास होता है इलेक्ट्रॉन, इसका अल्फा कण का। अगर मान लो मैं यहां से ये एक कागज है, इस प्रकार से रेडिएशन डाली मैंने, गामा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर है वो इतनी ज्यादा होती है कि आदमी के भी आर पार निकल गई। देखो सबसे हैवी होती है अल्फा। तो देखो अल्फा पार्टिकल इस कागज की प्लेट को भी पार नहीं कर पा रही। बीटा की पेनिट्रेशन पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, पार कर गई। गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है गामा की, सबसे कम होती है अल्फा की, थोड़ी सी ज्यादा होती है बीटा की। ये मैंने बता दिया आपको इनकी पेनिट्रेशन पावर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा होता है He+2, बीटा होता है इलेक्ट्रॉन, और ये न इनका कोई चार्ज होता है, न ही इनका कोई मास होता है। ये किसी भी प्लेट की तरफ नहीं जाएंगे। बीटा पर चार्ज माइनस होता है, प्लस प्लेट की तरफ जाएंगी। अल्फा पर +2 होता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप इफेक्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो कौन सी जो रेडिएशन है कौन सी प्लेट की तरफ जाएंगी भाई, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर हो गया, चार्ज हो गया, मास हो गया, क्या क्या चीज होगी देखो। फर्स्ट हो गया इनका पेनिट्रेशन पावर, दूसरा हो गया इनका चार्ज, तीसरा हो गया इनका मास, ठीक, और चौथा हो गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या इस पर दिखेगा, ये चीजें हो गई। इसके बाद देखो, किसी भी एलिमेंट को प्रदर्शित करना हो तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका ही ये, X, Z, A। ये जो इसका Z है, ये Z इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर होता है भाई, और ये A मास नंबर होता है। तो ये एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या होगा, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या होगी भाई। इन दोनों की अपन एक एक करके बात करते हैं कि दोनों होती क्या हैं। चलो यही नीचे लिख दें अपन। सबसे पहले अपन लिख दें एटॉमिक नंबर। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z से। मोजले ने एक इक्वेशन दी थी कि √μ = A Z - B।
इसमें ये अंडर रूट न्यू है, ये अंडर रूट न्यू एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, एक्सरे की आवृत्ति है, ये ए और बी दोनों कांस्टेंट है, और जेड आपके पास एटॉमिक नंबर है ही, परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक निकालने के लिए उसने एक इक्वेशन दी थी कि अंडर रूट न्यू इक्वल ए जेड माइनस बी, ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर के बाद बात कर लें किसकी, और एटॉमिक नंबर पता है किसके इक्वल होता है भाई, जेड इक्वल होगा प्रोटॉन की संख्या के, जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका जेड होगा, परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या निकालने का तरीका, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर द्रव्यमान संख्या को आप रिप्रेजेंट करते हैं भाई ए से, और ये ए होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस पी कर देना, अगर प्रोटॉन निकालना है तो ए माइनस एन कर देना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जोड़ को अगर कई बार क्या करते हैं एक साथ भी बोल देते हैं भाई, इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो जोड़ होता है वो मास नंबर या न्यूक्लियॉन्स भी आप इसको बोल देते हैं, ये जो जोड़ है इसको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एन और पी का जोड़ है न्यूक्लियॉन्स। अब एक दो एलिमेंट अपन लेते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम को ने लिखा 1123, तो ध्यान रखा है ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जो भी एलिमेंट होंगे उसमें E बराबर P बराबर Z होता है, यानी EPZ बराबर होता है। ये मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको कि ये Z होगा और ये A होगा, तो A कितना है 23, Z कितना है 11, EPZ तीनों बराबर होते हैं, तीनों कितने होंगे 11, EPZ बराबर होते हैं 11 11 11, A कितना होता है 23। न्यूट्रॉन कितना होगा, A बराबर होता है n प्लस पी, n बराबर होगा A माइनस पी। A कितना है इसका 23, प्रोटॉन कितना है 11, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन आ गया इसमें 12 भाई। इस प्रकार से अपन निकालेंगे। आगे की वीडियो में अपन और देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।